हेलो नमस्कार जनता, वेलकम टू कैमरेड्स। सो दिस इज सारव। सो आज हम पढ़ेंगे जीओसी, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गाइस, जीओसी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मुझे नहीं लगता विदाउट जीओसी आप ऑर्गेनिक में अच्छी रिएक्शन को हिला पाओगे। तो जीओसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन को आपको अच्छे से विजुअलाइज करना है, अच्छे से समझना है, तो उसके लिए जीओसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, जस्ट लाइक रोमियो नीड्स जूलियट, इन द सेम वे ऑर्गेनिक नीड्स जीओसी। सो गाइस, जीओसी में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को बेसिकली हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जैसे मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती हो, तो वो उसमें कौन से इफेक्ट आएंगे? इंडक्टिव आएगा, रेजोनेंस आएगा, हाइपर कंजुगेशन आएगा, और क्या पढ़ेंगे उसके साथ साथ हम स्टीरिक इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे उसके। और गाइस, इन दोनों के इफेक्ट्स को साथ में पढ़ के, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और स्टीरिक इफेक्ट्स को साथ में पढ़ के उनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जो कि हमें हेल्प करेगी टू डिफाइन द एसिडिटी और बेसिसिटी, और कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्टेबल है कि नहीं है, ये भी हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की वजह से पता चलेगा। और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे रिएक्शन कर रहे हैं, वो भी हमें कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बताएंगे। ठीक है, इनके एप्लीकेशंस में वो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइस। सो गाइस, अगर मैं स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की उसकी कोई भी प्रॉपर्टी पढ़नी है, चाहे वो प्रॉपर्टी फिजिकल हो, चाहे वो प्रॉपर्टी केमिकल हो, गिव मी अ डस्टर, वेट, ओके गाइस, अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोई भी अगर हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अगर हमें उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कोई भी प्रॉपर्टी पढ़नी है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो क्या हो, केमिकल हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी आएगी? अगर हमें उसका मेल्टिंग पॉइंट देखना है, अगर हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट देखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि वो केमिकल रिएक्टिविटी कैसे कर रहा है, वो कैसे अदर मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे केमिकली रिएक्ट कर रहा है। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी देखनी है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, तो हमें सबसे पहले किसकी नीड पड़ती है? हमें उसकी नीड पड़ती है उसकी स्ट्रक्चर की। अगर हमें उसका स्ट्रक्चर पता होगा, तो हम अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे कि वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा वो कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे हम बड़े बार देखते हैं कि वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा कि न्यूक्लियोफिलिक होगा, एडिशन रिएक्शन शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ये सब कुछ हमें कौन बताएगा? ये सब कुछ हमें, अगर हमें उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता हो, तो हम बता पाएंगे कि वो मॉलिक्यूल कैसे हो। सबसे पहले हमें किसकी नीड पड़ेगी? स्ट्रक्चर की। और गाइस, वही स्ट्रक्चर को ढूंढने या स्ट्रक्चर को पाने के लिए हमारे पास कौन हेल्प करता है? कौन सा कॉन्सेप्ट हेल्प करता है? दैट इज और फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी बोलते हैं, और जिसको हम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। धीरे धीरे मैं इस पे प्रोसीड करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, जिसको हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, और हम इसको इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। ओके, सो गाइस शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड होते हैं जनरली केमिस्ट्री में। फर्स्ट इज अनसैचुरेटेड बॉन्ड एंड सैचुरेटेड बॉन्ड। फर्स्ट इज सैचुरेटेड बॉन्ड and second one is unsaturated bond. सैचुरेटेड बॉन्ड कौन से होते हैं? जिसमें फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं हो। बेसिकली हमारे पास सैचुरेटेड का मतलब ही क्या होता है कि जिसमें फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या आएंगे? इसमें एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं होते हैं, एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। इनका जनरल फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है? CnH2n+2। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। ये अब तक आप पढ़ते आए होंगे। इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है, इसका ये होता है। ओके गाइस, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितनी भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें सबसे ज्यादा जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं ना, सिग्मा बॉन्ड्स, ये इतना ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। इनका इतना ज्यादा मेजर पार्टिसिपेट का मतलब ये नहीं है, मैं इनका बोल रहा हूँ कि इतना ज्यादा इनका मेजर रोल नहीं होता रिएक्शंस में। क्यों? क्योंकि ये ड्यू टू इस हार्ड नेचर होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं। अगर ये ज्यादा स्ट्रांग होंगे तो ये इजिली मूव नहीं करेंगे, इजिली डिस्प्लेस नहीं होंगे, इजिली पोलराइज नहीं होंगे। इसलिए अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं, जैसे कि पाई बॉन्ड की बात करूं, अगर कोई भी रिएक्शन है, चाहे वो जीओसी है, चाहे वो एसिडिटी बेसिसिटी है,
अगर कोई भी रिएक्शन है, सबसे ज्यादा जो पाई बॉन्ड होते हैं, हमें किससे डील करना पड़ेगा, हमने अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या करनी है, रिएक्शन करनी है। रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट कौन करेगा, वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो वाले बॉन्ड्स जल्दी पार्टिसिपेट करेंगे जो इजीली पोलराइजेबल हो, जो इजीली मूवेबल हो, जो इजीली डिस्प्लेस हो सके एक जगह से दूसरी जगह, उनको हम पढ़ेंगे। और वो बॉन्ड कौन से होते हैं, हमारे पास पाई बॉन्ड होते हैं जिनकी एनर्जी सिग्मा बॉन्ड से हाई होती है। अगर बॉन्ड की एनर्जी सिग्मा बॉन्ड से हाई होगी तो वो इजीली ब्रेक कर जाएगा क्योंकि वो अनस्टेबल होगा एज कंपेयर टू सिग्मा। दैट्स व्हाई हम पाई बॉन्ड की केमिस्ट्री को ज्यादा पढ़ते हैं इसमें। तो गाइस हम देख लेते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम उसका स्ट्रक्चर भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। कितने पाई बॉन्ड होंगे ये हम पढ़ेंगे किसमें, ये हमें कौन हेल्प करेगा, वही जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट लिखा था कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ये हमारे पास टॉपिक है। ओके, अगर 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 मैं आपको ये मॉलिक्यूल दे दूं सिंपल सा इथीन, आपको बताओ इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, du कितना होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको दिख रहा होगा, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या होगा, पाई बॉन्ड। जब दो बॉन्ड होते हैं आपको पता है एक सिग्मा बनता है और दूसरा कौन सा बनता है, पाई बनता है, ठीक है। पहले सिग्मा बनता है हमेशा, और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आएगी, 1, क्योंकि हमें पता है कि अनसैचुरेशन का मतलब क्या है, जिसमें फर्दर एडिशन पॉसिबल हो। अगर मैं इसको CH2 को इसमें कुछ फर्दर ऐड करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ, आंसर है हाँ कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। अगर इसको मैं हाइड्रोजन के साथ ही ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाता है, CH3 मतलब इसमें फर्दर एडिशन पॉसिबल है क्योंकि इसमें क्या है, पाई बॉन्ड की प्रेजेंस है। ये क्या है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा तो आप बोलोगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें कितना होगा, 1 होगा। ओके, अगर गाइस वैसे ही अगर मैं आपको दे दूं ये साइक्लोप्रोपेन, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, आप बोलोगे सर इसमें तो कोई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड ही नहीं दिख रहा। बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। क्यों है, कैसे है बता दूं मैं। अगर मैं इसका केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूं तो क्या आएगा, 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अच्छा ठीक है, अगर आप इसको मैच करोगे तो ये किसके साथ मैच हो रहा है, क्या सैचुरेट, आपको पता ना जितने भी मैंने पहले फार्मूला लिखा था कि जितने भी सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो फार्मूला होता है, जो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स है हमारे पास उनका जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, CnH2n+2। उसी हिसाब से इसका फार्मूला क्या होना चाहिए था, C3H8 होना चाहिए था, जो हमारे पास एंथ्रोपेन आता है। फार्मूला तो ये होना चाहिए था, बट क्या है C3H6। तो मतलब क्या है, इसमें 2 हाइड्रोजन कमी है, 2 हाइड्रोजन कम है ना इसमें, तभी मैंने इसको बोला था इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इसमें फर्दर एडिशन हो सकती है, दैट्स व्हाई दिस इज अनसैचुरेटेड। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, वो कितनी है, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है हमारे पास 1। इसमें हमारे पास du क्या 1 है, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अच्छा, अब अगर ये इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है तो अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारे पास 1 आती है तो हमारे पास जहां तो एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा या तो हमारे पास एक रिंग प्रेजेंट होगी। जैसे कि मैंने आपको ये बोल दिया, अगर मैं सेम ऐसा बना दूं सेम, अगर इसको C3H6 को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, कैसे CH3 CH, हाइड्रोजन कितने हैं 3 4 5 और 6, और कार्बन कितने हैं 3 कार्बन है। इसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है 1, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड है। मतलब कि मैं 1 du से क्या समझता हूँ, एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से मैं क्या समझता हूँ, जहां तो अगर हमारे पास du 1 है, मैं लिख देता हूँ, आई होप आपने एक नोट आउट कर लिया होगा। मतलब कि अगर मेरे पास अगर कि मेरे पास 1 है, मान लो du हमारे पास 1 है, तो जहां तो एक रिंग प्रेजेंट होगी वहां पे, या तो एक रिंग प्रेजेंट होगी या फिर अदर क्या होगा, या फिर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहां पे, ठीक है। तो du हमें क्या बताता है, du हमें बताता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कि उसमें फर्दर एडिशन कितनी हो सकती है, ठीक है। अगर हम वैसे ही अगर किसी और कोई और मॉलिक्यूल ले लें, जैसे हमारे पास क्या है C2H6, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर C2H6 में करता हूं, आपको पता ही थे ना ये CH3 क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड है, आंसर नहीं। क्या इसमें कोई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी, नहीं। इसमें कुछ फर्दर एडिशन होगी, नहीं, क्योंकि इसका du क्या आएगा 0 आएगा, du क्या आएगा 0 आएगा। अच्छा, अगर मैं आपको ये दे दूं कि हम सामने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी,
इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी? अब बोलोगे सर एक तो पाई बॉन्ड, अब या तो पाई बॉन्ड की वजह से हो सकती है या तो रिंग की वजह से हो सकती है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसकी वजह से हो सकती है। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी? 1 2 3 4 5 और एक रिंग की वजह से 6 और एक इसकी वजह से 7। मतलब इसमें क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है? 7 है। ओके। अच्छा, अगर मैं साइक्लोप्रोपेन की बात कर, साइक्लोब्यूटेन की बात करूं, जैसे हमारे पास ये है, क्या इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी? आंसर है हाँ होगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? C4H8। आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे। ओके, अगर मैं वैसे ही साइक्लोप्रोपेन, इसका फॉर्मूला किसकी तरह मिल रहा है? CnH2n की तरह मिल रहा है। आंसर है हाँ, क्योंकि C4H2 into 4 that is equal to C4H8। अगर मैं वैसे ही ब्यूटेन ऐसे बनाऊं, n ब्यूटेन बनाऊं, तो n ब्यूटेन कैसे बनेगा मेरे पास? CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, अगर मैं यहां से भी एक हाइड्रोजन निकाल दूं और यहां से भी निकाल दूं, दोनों कार्बन के पास एक इक्विवेलेंसी फ्री हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे और क्या बना देंगे? हमारे पास रिंग बना देंगे। दैट्स व्हाई हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को क्या बोलते हैं? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। ओके ओके फाइन। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि डीयू निकालते कैसे हैं। क्या हमें मतलब कि अगर हमें स्ट्रक्चर दिया हो तो हमें तब हम डीयू निकाल सकते हैं? क्वेश्चन तो उल्टा होना चाहिए कि मतलब कि हमारे पास कोई फॉर्मूला दिया है, उसे हमने स्ट्रक्चर बनाना है। बेसिकली हमने डीयू का कॉन्सेप्ट लाया क्यों था? ताकि हम स्ट्रक्चर निकाल सकें, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जान पाए कि स्ट्रक्चर क्या होगा उसका। ठीक, तो हम देखते हैं कि डीयू निकालते कैसे हैं। ओके, सो गाइस देख लेते हैं डीयू निकालते कैसे हैं। अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में, केस वन ले लेता हूं, केस वन, अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोकार्बन है, केवल हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन है, उसमें हम डीयू कैसे निकालते हैं? ये CxHy। इस केस में हम डीयू कैसे निकालते हैं? डीयू निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास x+1 -y/2। ओके ओके, कैसे? अगर हमारे पास दिया है C6H6 बेंजीन, आप जानते हो स्ट्रक्चर बनाना है इसका। ठीक है, तो इसका पहले हम डीयू निकाल लेंगे। डीयू क्या आएगा इसका? डीयू आएगा 6 + 1 -y/2 दैट इज 6/2। तो ये क्या बन गया? 7 - 3 दैट इज इक्वल टू 4। डीयू क्या आ रहा है हमारे पास? 4 आ रहा है। अगर डीयू 4 आ रहा हो ना जनरली, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? मैं आपको पॉसिबिलिटी बता देता हूँ। 4 डीयू आया तो आपके मन में आ रहा होगा यार इस यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हो, 4 ही पाई बॉन्ड बना दो। या फिर क्या करते हैं हम? 3 पाई बॉन्ड बना दें और एक रिंग बना दें। एक 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ से आएगी और एक यहाँ से आएगी। दूसरा क्या हो सकता है? 2 पाई और 2 रिंग। बट जनरली प्रेफर किया जाता है जब भी आपका डीयू 4 आए या 4 से ज्यादा आए तो हम जनरली क्या करते हैं? बेंजीन बनाते हैं वहां पे। जनरली इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऐसा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आई? 4। डीयू कितना आया? 4। तो 1 2 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहां से आए? पाई बॉन्ड से। और 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहां से आया? रिंग से। दैट्स व्हाई इट्स मतलब इसका डीयू क्या है? 4 है। और इसमें क्या बनती है? बेंजीन बनता है। ठीक, ओके। अगर हमारे पास, मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी करवाऊंगा। अगर हमारे पास केस 2 में अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन दिया और साथ में क्या दे दिया? हमारे पास ऑक्सीजन दे दिया। ओके, अच्छा मैं एक एग्जांपल और भी करवा देता हूं। जैसे हाइड्रोकार्बन है, मैं कुछ और भी एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे हमारे पास हाइड्रोकार्बन में C4H8 आया, इसमें डीयू निकालो। डीयू निकालेगा वही फॉर्मूला हमारे पास क्या? x+1
माइनस वाई बाई टू। ओके, एक्स प्लस वन दैट इज 4 प्लस वन माइनस 8 बाई टू। डी यू कितना आएगा 5 माइनस 4 दैट इज डी यू इक्वल टू 1। अब डी यू 1 आया मतलब क्या, या तो एक पाई बोर्ड होता है, पाई बोर्ड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है रिंग हो सकती है। जनरली क्या होगा यहाँ पे मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जब डी यू 2 के कम 2 से छोटा हो जनरली हम असाइक्लिक बनाते हैं। ठीक, तो मैं कैसे C4H10 ये कैसे बनेगा 1 2 3 4 चार कार्बन बना दी, इस स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा। मतलब आप देख पा रहे हो कि हम DU की हेल्प से हम क्या निकाल पा रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकाल पा रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पा रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर वहीं पे अगर हमारे पास DU दी, अगर हमारे पास कोई एग्जांपल हो ऐसी C4H6 हो, C4H6 हो, इसका DU निकालते हैं। DU क्या आएगा इसका 4 प्लस 1, मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ। DU निकालते कैसे हम x प्लस 1 माइनस वाई बाई टू। बट ओनली इन द केस ऑफ हाइड्रोकार्बन बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोकार्बन की केस में ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, क्या होगा इसका, क्या आएगा 4 प्लस 1 दैट इज 5 माइनस 6 बाई 2। 5 माइनस कितना आएगा 3। DU कितना आ गया 2, DU 2 आ गया। DU 2 आने का मतलब क्या है, क्या 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 पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे DU 2 आने का मतलब, या फिर दोनों पाई बॉन्ड होगी, जब या फिर क्या होगा एक रिंग होगी प्लस एक पाई बॉन्ड होगा। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे बन सकता है मैं बताता हूं आपको। C4H6 है, 1 2 3 4 चार कार्बन बना दिए मैंने। DU 2 है, मतलब जहां तो ऐसे हो सकते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे। ओके, जहां पे क्या हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। हाइड्रोजन के लिए नाम क्या था हमारा फॉर्मूला C4H6, C4H6 और लिख देता हूं यार, हमने अच्छा पढ़ा नहीं किया। H6 ऐसा ही बन सकता है, या फिर हमारे पास कुछ ऐसा ही बन सकता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे, मतलब कैसे हम DU की हेल्प से स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं। DU अगर हमारे पास 2 आ रहा है तो मतलब क्या है, या फिर 2 मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 2 है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमें कौन कौन बताता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताता है कि जहां तो वहां पे पाई बॉन्ड्स हैं या तो वहां पे रिंग्स हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 2 आ रहा है तो मतलब क्या है, या फिर दोनों पाई बॉन्ड होंगे, या फिर एक रिंग होगा और एक रिंग होगी और एक पाई बॉन्ड होगा, और या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी भी लिख लो, होता नहीं है वैसे, तीसरी पॉसिबिलिटी भी लिख लो कि दोनों ही रिंगें होंगी, फिर मैं आगे बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, तो जनरली प्रेफरेबल ये होता है। क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा कि क्यों होता है। ठीक, ओके। सेकंड केस में क्या है, अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन दिया है और साथ में ऑक्सीजन भी दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन दिया है प्लस ऑक्सीजन भी दिया हुआ है, इस केस में जो DU होगा वो कैसा बनेगा, चेक कर लेना यार वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही। ओके, अच्छा अगर हमारे पास ऑक्सीजन भी दिया है, जैसे हमारे पास C3H6 हो, अगर ऐसा दिया हो मतलब कि CXHYOZ, इस केस में जो DU होगा, DU ऑक्सीजन के आने से DU पे कोई भी चेंज नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे कि हमारे पास DU अगर दिया है C3H6O, C3H6O ऐसा दिया है, तो हमारे पास DU कैसे निकलेगा, वैसे जैसे निकला पहले x प्लस 1 माइनस वाई बाई 2। ऑक्सीजन की कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती DU में। ओके, इसमें DU क्या निकलेगा हमारे पास, DU निकलेगा भाई निकाल लो 4 प्लस 1 माइनस 6 बाई 2 दैट इज 5 माइनस 3। DU कितना आ गया हमारे पास 2, 3 प्लस 1 दैट इज 4। ओके, सॉरी DU कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 1। DU 1 आया मतलब क्या है, जहां तो यहाँ पे एक रिंग हो सकती है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, एक पाई बॉन्ड हो सकता है। जनरली यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है। क्यों होता है, जब भी DU 2 से छोटा हो और साथ में ऑक्सीजन भी हो, मैं आपको लिखवा दूंगा ये बाद में, जब भी DU 2 से छोटा हो और साथ में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो वहां पे, तो जनरली वहां पे C डबल बॉन्ड O जैसा कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप जैसा वहां पे वो होता है, स्ट्रक्चर होता है। कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा होगा, कुछ ऐसा बन रहा होगा, 3 कार्बन है। ओके, C3H6 है ना,
कुछ ऐसा हो सकता है, CH2 CH3, कुछ ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है। कितना कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन होगी, एस कितने 6 है, 3 और 2 5 और 1 6 और एक ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या आ गया, एक पाई बॉन्ड है, हाँ है, DU क्या आ गया हमारे पास 1। तो गाइस ऐसे हम स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं किसकी हेल्प से, DU की हेल्प से। दैट्स व्हाई DU हेल्प करता है हमारे पास एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, दैट इज कौन सी, कि स्ट्रक्चर क्या होंगे उसके, प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं हम DU की हेल्प से स्ट्रक्चर्स को। ओके, तो नेक्स्ट केस देख लेते हैं, केस नंबर 3, जब हमारे पास हैलोजेंस भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। केस नंबर 3 जिसमें क्या होगा हमारे पास हाइड्रोकार्बन होंगे प्लस क्या होगा, हाइड्रोकार्बन प्लस हैलोजेंस। अगर हमारे पास हैलोजेंस भी इंक्लूड हो रहे हैं मतलब क्या, हमारे पास अगर फॉर्मूला कुछ ऐसा है CXHY X, कोई भी हैलोजेंस हो सकता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो कुछ भी हो सकता है, Z। इस केस में जो DU निकलेगा वो DU कैसे निकलेगा, DU निकालने का फॉर्मूला होगा हमारे पास X+1 माइनस Y/2 माइनस Z/2। जैसे कि आपके पास यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो इसको रिफिल कर देना, पीछे से बोलेगा। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, हमारे पास आ गया C3H5Cl। इस केस में DU कैसे निकलेगा, फॉर्मूला 3+1 माइनस H5n 5/2 माइनस Cl कितने हैं 1 है 1/2। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस 6/2 दैट इज 3। DU कितना आ गया हमारे पास 1। DU 1 आ गया मतलब क्या है, या तो एक रिंग होगी या तो क्या होगा एक पाई बॉन्ड होगा, दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। बट जनरली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बनता क्योंकि आपको पता है कि ना तो कार्बन क्लोरीन के साथ अच्छे से पाई बॉन्ड बना पाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, रिंग ही बनेगी। तो रिंग कैसे स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे Cl लगा लें हम, यहाँ पे हाइड्रोजन ही लगाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। C5H5Cl मतलब कि लग रहा है आपको पता कि हम DU से कैसे स्ट्रक्चर को बना पा रहे हैं, कैसे प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं स्ट्रक्चर को। तो ऐसे अगर हमारे पास हैलोजेंस हो तो हम क्या करते हैं X+1 माइनस Y/2 माइनस Z/2। जहाँ पे अगर क्लोरीन 2 होते तो यहाँ पे 2 लिख लेते ऊपर, ठीक। नेक्स्ट केस क्या है 4, अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यार मार्कर पकड़ना यार, मार्कर प्लस हमारे पास क्या है नाइट्रोजन। तो इस केस में क्या होगा, जल्दी करना होगा। इस केस में क्या होगा, अगर हमारे पास नाइट्रोजन है तो हमारे पास DU कैसे निकलता है, तो हमारे पास DU निकालने का फॉर्मूला होता है X+1 माइनस Y/2 प्लस Z/2। ये DU निकालने का फॉर्मूला है। ओके ओके, थैंक यू। एक मिनट मैं फिर से लिख लेता हूँ। अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन है तो हम उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो DU निकलेगा वो कैसे निकलेगा X+1 माइनस Y/2 प्लस Z/2। इस केस में जैसे आपके पास दिया हुआ है C5H5n, इसकी मैं एग्जांपल्स आपको करवा दूंगा, ठीक है। C5H5n, इस केस में DU कैसे निकलेगा 5+1 माइनस 5/2 माइनस 1/2। तो कितना निकल जाएगा 6 माइनस 6/2 दैट इज 3, दैट इज DU3 आया। DU3 आया, हमारा DU आया था 3। DU3 आने का मतलब क्या था, जब तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे और जहाँ एक रिंग बनेगी साथ में, या तो तीनों रिंग बनेगी या फिर तीनों पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। सो गाइस इस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स आपने देखा होगा कि कैसे हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स की वजह से, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वजह से कैसे हमने स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट किया। सो गाइस इसी डबल बॉन्ड डिग्री ऑफ सैचुरेशन को और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को खत्म, इस लेक्चर को खत्म करते करते हम आपको 2 एग्जांपल्स करवाएंगे जो कि काफी अच्छी एग्जांपल्स हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले। अगर हमारे पास ऐसे दिया कुछ C12N6, अगर हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, हम बेसिकली क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ही तो बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले DU निकालेंगे। DU निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि जहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन हो तो हम वहाँ पे हमारे पास क्या निकलता है, कौन सा फॉर्मूला होता है DU निकालने के लिए, कौन सा फॉर्मूला लगता है X+1। नाइट्रोजन के केस में क्या होता है प्लस हो जाता है, प्लस Y/2। तो कैसे निकलेगा हमारे पास DU का, निकलेगा हमारे पास 12+1
प्लस y कितना है 6/2, 13 + 3 दैट इज 16। डी है 16 का मतलब आप प्रोबेबिलिटी लगा लो अब कैसे निकलेगी। बट मैं आपको इससे पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ। डी हिंट कैसे देता है हमारे पास, ठीक है। इससे भी पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपको थोड़ा लग जाएगा। डी हमने आपको बताया कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए हिंट देता है कि कैसे बनाएगा स्ट्रक्चर कुछ। अगर हमारे पास डी 3 या 3 से कम आए तो जनरली हम एसाइक्लिक सिस्टम प्रेफर करते हैं। एसाइक्लिक सिस्टम प्रेफर होता है, स्ट्रक्चर लिख लो बेसिकली प्रेफर। अगर हमारे पास डी 4 या 4 से ज्यादा है तो हम जनरली वहां पे बेंजीन को प्रेफर करते हैं, बेंजीन रिंग या फिर उसके डेरिवेटिव्स। अगर हमारे पास डी 2 या 2 से कम आए और साथ में ऑक्सीजन भी हो, उसके साथ में ऑक्सीजन भी अटैच हो तो हम जनरली क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं वहां पे C.1O बनाना। ओके मतलब डी जब 4 से ज्यादा आएगा तो जनरली हम बेंजीन रिंग को प्रेफर करेंगे। वैसे ही इतना आपको लग गया पता। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि जो हम स्ट्रक्चर को बना रहे थे कौन सा C12N6, इसमें हमारे पास डी कितना आया 16। आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डी 4 या 4 से ज्यादा है तो हम जनरली क्या बनाएंगे, यहाँ पे बेंजीन बनाएंगे। अगर जब हमने बेंजीन रिंग बना ली, ये बेंजीन रिंग बना ली तो मार्कर की बड़ी दिक्कत है, बेंजीन रिंग बना ली। ओके, जब हमने बेंजीन बना ली तो हमारा क्या निकल गया, यहाँ से C6 निकल गया ना, 6 कार्बन निकल गए। अगर 6 कार्बन निकल गए पीछे बचा क्या, पीछे बच गया C6N6, क्योंकि 6 कार्बन तो मैंने यूज कर लिया ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन यूज कर लिए, पीछे क्या बच गया C6N6। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CN6। तो एक CN कितना हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देता है, हमें पता है कि CN कैसा बनता है, CN बनता है कुछ ऐसा C1N। इसमें कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है 2। अगर 6 है तो 2 × 6 दैट इज 12। ये हमें कितनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देगा, 2 × 6 दैट इज 12। हमारी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आई 16। क्या अगर मैं यहाँ पे C1N लिख दूं तो क्या मेरी डिग्री क्या मेरी स्ट्रक्चर बन जाएगा पूरा, करके देख लो। C1N C1N एंड C1N। एक C1N कितनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दे रहा है हमें 2 की, तो 6 है तो कितने देंगी 12 की, ठीक है। 12 का हो गया और 13 14 15 एक बेंजीन का मिल गया और एक रिंग का दैट इज 16 हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चाहिए थी और 16 हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मिल गई अगर हमने CN को अटैच कर दिया इस बेंजीन रिंग के साथ। अगर हमें DU 16 दिया था सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब भी DU 4 या 4 से ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, प्रेफर बेंजीन रिंग बना दी। अच्छा, उसके बाद हमें पूरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो हमारे 16 पूरा करना था। हमें पता है कि एक CN कितना देता है हमें 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। CN कितनी पोजीशन से यहाँ पे CN लग सकता है 6, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ गई, यहाँ से CN, एक CN से 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्यों आता है, क्योंकि आपको पता है जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। एक से कितने आ गए 2 पाई बॉन्ड मिल गए, मतलब 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मिल गई। 6 से कितने मिलेंगे 2 × 6 दैट इज 12। अच्छा, और 4 तो आपको पता है रिंग से मिल ही जाते हैं क्योंकि 3 तो पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, तो 4 बन गए दैट इज और 16 हमारे पास आ गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 16, ठीक है। अगर ऐसे ही कुछ ऐसा हो C6 इसका बनाना स्ट्रक्चर, मुझे किस स्ट्रक्चर बनाना, अगर C6N6O6 इसका स्ट्रक्चर बनाना मुझे, तो इस केस में क्या करोगे, क्या आएगा इसमें DU, अरे इसमें भी DU सेम ही आएगा, इसमें भी DU कितना आएगा 16। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का कोई पार्टिसिपेशन होती ही नहीं है, इसकी कोई पार्टिसिपेशन होगी नहीं DU में। अगर DU में पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो DU क्या आएगा 16। अगर DU 16 आएगा तो अगर एक 4 से ज्यादा तो बेंजीन की तरह बनाएगा। अच्छा, तो होगा क्या, सिंपल सा तो है, क्या फिर से बेंजीन बना देंगे हम, और जहां पे जो हम CN जोड़ रहे थे वहां पे ONC जोड़ दें, OCN जोड़ दें। कुछ फर्क पड़ा DU में, कुछ फर्क पड़ा DU में, कोई भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अभी ये 2 डिग्री की अनसैचुरेशन दे रहा है
6 देगा और कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा, और 4 रिंग देगा, कितना बन जाएगा हमारे पास 16 डिग्री की अनसैचुरेशन हो जाएगी, जो कि हमारे पास डिजायरेबल थी। हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 16 आ गई, यही हमें निकालना था। तो ये इसकी हेल्प से हमने क्या किया, डी की हेल्प से हमने क्या किया, हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लिया। सो गाइस यही था यही था कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से हम कैसे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पाते हैं। यही था जीओसी का एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले अगर हमें स्ट्रक्चर ही पता चलेगा तभी तो हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ खेल सकते हैं। स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्या करोगे, स्ट्रक्चर से ही तो आपको पता चलेगा कि वो फील्ड में कैसे इफेक्ट कर रहा है। आगे हम पढ़ेंगे फील्ड इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। बट ये कॉन्सेप्ट कब मायने हैं, कब इन कॉन्सेप्ट के कब मायने हैं, जब आपको उस स्ट्रक्चर, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता हो। अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो फिर तो सब कुछ ही कॉन्सेप्ट जाए तेल लेने, आपको तो पता ही कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर आपको इस पे एग्जांपल्स करनी है तो मैं आपको वो अपलोड कर दूंगा, वो एग्जांपल्स, इस पे और भी एग्जांपल्स है। तो इसकी हेल्प से जब भी आपको कार्बन के साथ नाइट्रोजन दिखे, ऑक्सीजन दिखे, हाइड्रोजन दिखे, तो आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट से उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैं नहीं बोलता कि आप एग्जैक्टली वही कर रहे हो, बट हाँ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जैसे कि आप एक होता है क्यूबीन नाम का, जिसका कुछ स्ट्रक्चर क्यूब की तरह दिखता है ऐसा। इसमें अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालनी हो तो इसमें निकलती कितनी है, इसके फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। इसमें क्या निकलती है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन n-1 निकाल के, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी 5। मैंने बोला कि आप सबकी एक ही फॉर्मूले से निकालोगे, बट आप मैक्सिमम की प्रेडिक्ट कर पाओगे कि इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसी होंगी। ठीक है, सो गाइस हाँ अब ये भी है कि बड़े सारे मतलब बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि डी यू कभी कभी पॉइंट्स में भी होता है, बट उसको हम इतना ज़्यादा मतलब अगर आपको उतनी डेप्थ में जाना है तो उतनी डेप्थ में वीडियो ले आएंगे, बट जनरली आपको ओवरऑल पहले तो एक बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए ना कि कैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस की वजह से हम स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। तो गाइस ये था एक छोटा सा टॉपिक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, जो था कि जीओसी का फर्स्ट टॉपिक, जिसके बाद हम इसी बेस के आधार पे हम नेक्स्ट वीडियोस को मतलब जिसमें हम इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। सो कैसा लगा आपको कंटेंट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस दिस इज सारव साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।